हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर 1 है। इससे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी 2 लेक्चर्स करा चुकी हूँ, दैट इज सोल्यूशन एंड केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग और सोल्यूशन को, और आप लोग उसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आपके लिए वो डिटेल्ड लेक्चर है और आपके एग्जाम्स में भी वो बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आज जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं बता दूं कि अगर मैं 11th पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज जैसे इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये सब चीजें सीखेंगे। साथ के साथ हमारी जो डिस्कवरी हुई है इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की, वो भी यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कभी कभार ऐसा होता है ना, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन दे रखा तो इलेक्ट्रॉन का काउंट आपको नहीं पता होता है कि आपका चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे या मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से आपने पढ़ना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं पास्ट में लेके चलूं आपको, तो यहाँ पे आपके डाल्टन थ्योरी आई थी, जिसमें मैटर उसने बताया था कि मैटर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो उन्होंने ये भी बताया था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ एटम की बात नहीं करेंगे, एटम के अंदर क्या क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, एटम का मास किस पे डिपेंड होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो एटम के अंदर वाली चीजों को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब आपके एटम को तो हम एटॉमिक पार्टिकल बोल रहे हैं, लेकिन आपके जो एटम के अंदर क्या क्या है उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो अभी तक हमारे पूरे वर्ल्ड में 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन है। ठीक है, और आप इसका कहते हैं ऑब्वियसली रेशियो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, और वो आप गूगल करके देख सकते हो। जो हमारे सबसे पहले 3 पार्टिकल्स थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, वो सबसे पहला था इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा था आपका प्रोटॉन, और तीसरा था न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे आज हम इन 3 पार्टिकल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इनको किसने बताया कि ये ऐसा होता है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब या एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, या न्यूट्रॉन के जो बेसिकली न्यूट्रॉन का इजाद कहां से हुआ, कहां से उसकी डिस्कवरी हुई। तो आज हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कहां से हुई और कैसे पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है या ये पॉजिटिवली चार्ज होता है या ये न्यूट्रल चार्ज होता है, तो वो हमें किस तरह से पता चला उसकी चीज पढ़ेंगे। आज हम बहुत बेसिक पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, और हम लोगों का हमेशा से है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा बेसिक से एडवांस जाते हैं, तो आज हम बहुत बेसिक से जाने वाले हैं एडवांस की तरफ। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे इन्वॉल्व है। अगले लेक्चर में देखेंगे हम क्या पढ़ते हैं, लेकिन आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिखा है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। आप लोगों को दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। हाँ, तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, जिसमें यहाँ पे आपका बेसिकली अपैरेटस बना हुआ है, और एक कैथोड है एक एनोड है, और कैथोड से आपकी जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी यानी वोल्टेज जो आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं, वो कैथोड से एनोड की तरफ होते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का आपको बेसिकली क्या दिख रहा है, एक लाइट सी फ्लोरोसेंट मटेरियल सा दिख रहा है, लाइट सी जलती हुई दिख रही है। तो मैं इसके पीछे की स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूंगी। हुआ क्या, जब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब की बारी आई थी, तो ये जो बेसिकली है जे थॉमसन ने दिया था 1896 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आपका मटेरियल लिया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला। ठीक है, ये तो आपके जानने के लिए है कि ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब है। ठीक, उन्होंने क्या किया, शुरुआत में एक कैथोड लगाई और एनोड, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा के, और इसको वोल्टेज से आपका बेसिकली कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हुआ क्या, कनेक्शन के बाद होता क्या है, आपका यहां से इलेक्ट्रॉन दौड़ा है कैथोड से और एनोड की तरफ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही साइकिल चल रही थी। ठीक, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वोल्टेज है वो अभी करीब करीब उन्होंने 1000 या 100 वोल्ट के आसपास लिया। ठीक है, 1000 वोल्ट मान लेते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ मतलब बेसिकली उन्हें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो बहुत ही अचंभित जैसी हो, ठीक है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस वोल्टेज को बढ़ा दूंगा और साथ के साथ एक वैक्यूम पंप लगा दूंगा आपकी ट्यूब में, ठीक है। तो वैक्यूम पंप लगाते ही क्या हुआ, प्रेशर जो है बहुत कम चला गया, प्रेशर बहुत कम हो गया। प्रेशर कम करने के लिए तो हम वैक्यूम पंप लगाते हैं, तो प्रेशर बहुत कम कर दिया, ठीक है। तो अब मान लो ये आपका 0.001 एटमॉस्फेयर कर दिया, ठीक है। और आपका जो वोल्टेज है वो बहुत बढ़ा दिया, वोल्टेज बहुत इंक्रीज कर दिया और प्रेशर बहुत डिक्रीज कर दिया। अब हुआ क्या, जैसे ही वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और कैथोड से एनोड की तरफ गए हैं, यहां पे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल देखने को मिला है, ये देखो यहां पे। अब आपके देखो इस वाले अगर वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूं, 1 सेकेंड, तो आपका जो हाई वोल्टेज से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है और वहां देख रहे होगे आप एक ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंट सी फ्लोरेसेंट कलर जैसा दिख रहा है आसपास, ठीक है। तो उन्होंने ये जो नोटिस किया, इसको देख के वो बहुत अचंभित हुए कि ऐसा हुआ क्या कि यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे आपको बहुत ग्रीन ग्रीन कलर की कोई चीज दिख रही है, या हो क्या रहा है, ये ऐसी कौन सी रे है जो यहाँ पे टकरा रही है, ठीक है। तो इसका इजाद करने के लिए अब उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो अब इन्होंने बेसिकली ये चीज तो उनको दिख गई थी कि ऐसे प्रेशर बहुत कम करने से और वोल्टेज बहुत बढ़ाने से ग्रीन कलर का ग्लो दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे ग्रीन कलर का ग्लो दिख रहा है, तो मैं इसको ग्रीन कलर से ही दिखाती हूँ। तो ये ग्रीन कलर का ग्लो यहां दिख रहा था, ठीक है। तो अब ग्रीन कलर के ग्लो के दिखने की वजह से अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ऐसा कुछ तो है यहाँ पे कि यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लो दिख रहा है। तो सबसे पहले ये बात तो हो गई कि यहाँ आपका कैथोड से एनोड की तरफ कुछ जा रहा है, तभी तो यहाँ पे ग्रीन कलर की, यहाँ पे इस वाले स्क्रीन पे ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, इस वाले स्क्रीन पे नहीं आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। तो कुछ तो जा रहा है जो कैथोड से जा रहा है एनोड की तरफ को, एनोड से कैथोड नहीं, कैथोड से एनोड की तरफ को जा रहा है। तो उसका नाम फिर कैथोड रे रख दिया गया, क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ रे जा रही थी, ठीक है। अब इन्होंने तो प्रॉपर्टीज निकालनी थी कि कैथोड रे में क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने काफी चीजें अच्छी की हैं, जो देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें की हैं। अब पता तो चल गया था कि कैथोड रे है, ठीक। तो अब उन्होंने क्या किया, एक मेटालिक प्लेट लाके रखी यहाँ पे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो मेटालिक प्लेट ऊपर नीचे लगा दी। अब जब उन्होंने फिर से हाई वोल्टेज जनरेटर ऑन किया तो आपके इलेक्ट्रॉन फिर से जाएंगे ऑब्वियसली, और ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे आपको लाइट पड़ती हुई दिखेगी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, वो जो ग्रीन लाइट है ना वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो गई, पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो गई। ये जो सीधी जा रही थी ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो गई। यहां से इतना तो पता चल गया कि ये कैथोड रे ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्यों बोल रही हूं ऐसा मैं, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है। अगर वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती तो वो पॉजिटिव चार्ज की होती, लेकिन ये तो हो गई पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट, तो यानी नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव तो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता या नेगेटिव नेगेटिव होता तो शायद वो रिपेल कर जाते, लेकिन आपका नेगेटिव पॉजिटिव आपका हमेशा अट्रैक्ट करता है। और तभी हमें दिखा कि यहाँ पे ये जो कैथोड रे है ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट हुई है, यानी ये जो रे है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। कैसे चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो आप लिख सकते हो पॉइंट में, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज्ड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप लोग पूरा लिखना। एक पॉइंट तो ये मिल गया हमें, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना, अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर हम यहाँ पे स्क्रीन ले रहे हैं, अगर कोई चीज आपको शैडो देखनी है किसी चीज की, तो आप कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट लो। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे आर पार ना दिखे, ठीक है। तो अब मान लो मेरा ये फोन है और ये ओपेक है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर मैं इसके आर पार देखना चाहूंगी तो मुझे नहीं दिखेगा, ठीक। तो अगर मैं इससे रे निकालती हूँ और पीछे मुझे शैडो दिखती है, तो मतलब आपकी जो रे है लाइट की वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो उन्होंने जो जे थॉमसन थे उन्होंने यही किया, उन्होंने इस बार इस ट्यूब में क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक आपका
बेसिकली कोई ऐसा मटेरियल या ओपेक मटेरियल लाके रख दिया कि ये जो रे थी वो जैसे ही इस पे टकराई है, पीछे आपको इसकी शैडो दिखी है, पीछे आपको इसकी शैडो दिखी है। तो इससे ये भी पता चल गया कि कैथोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हम जब लाइट का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पास कराओ और पीछे शैडो बन जाती है तो मतलब लाइट हमेशा हमारी किसमें, सीधे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो कैथोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप बात करते हैं कि हुआ क्या। इन्होंने ना अब मेटालिक प्लेट से देख लिया ये नेगेटिवली चार्ज है, पता चल गया। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये भी पता चल गया। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो समझाने के लिए अब देखो यहां पे, अब बेसिकली उन्होंने क्या किया, यहां मैग्नेट लाके रख दी, यहां मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट लाके रख दी, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही वो मैग्नेट लेके आए, रे जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई उसकी तरफ को, रे जो है उसकी तरफ को डिफ्लेक्ट हो गई। यानी यहां से ये भी पता चल गया कि कैथोड रे डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैं यहां लिख देती हूं कैथोड रे डिफ्लेक्टेड बाय द डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैं मैग्नेटिक फील्ड को आपका बी वेक्टर से डोनेट कर रही हूँ, ये फिजिक्स में बी वेक्टर हम लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो आप कर सकते हो। कैथोड रे डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 पॉइंट्स जे थॉमसन ने पता लगा लिए कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से। कैथोड रे आपकी नेगेटिव होती है, और उसके बाद फिर पता ही चल गया था कि कैथोड रेज जो आ रही है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इनको इलेक्ट्रॉन नाम से, इनको इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आई होप आपको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, एक काम करती हूँ, ठीक है। आई होप वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रेशर कम कर दिया वैक्यूम पंप लगा के ट्यूब में, और वोल्टेज हाई कर दिया। और अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यानी कैथोड रे आपके जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो रे जा रही थी वो फ्लोरेसेंट कलर की जा रही थी, फ्लोरेसेंट कलर आपको दे रही थी। फ्लोरेसेंट कलर देने की वजह से हमें यह पता तो चल गया कि यहां कैथोड से एनोड की तरफ कोई रे जा रही है, जिसका नाम रख दिया कैथोड रे। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज है, ये पता कैसे चला, वहां 2 मेटालिक प्लेट ऊपर नीचे लगा दी थी। जब मेटालिक प्लेट लगाई पॉजिटिव की तरफ, ये रे डिफ्लेक्ट हो गई। पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने की वजह से पता चल गया कि नेगेटिवली चार्ज होगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा था कि जो कैथोड रे है वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जा रही, स्ट्रेट ही जा रही है, ठीक है। तो वो कैसे पता चला, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार नहीं दिखता, वो रख दिया, और उसके पीछे शैडो उन्हें दिख गई, और शैडो दिखने की वजह से पता लग गया कि कैथोड रे हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। तीसरा कैसे असम्पशन हुआ, उन्होंने यहाँ हॉर्सशू मैग्नेट लाके रखा, और जो रे है वो आपके हॉर्सशू मैग्नेट की तरफ को डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि वो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो रही है। तो कैथोड रे की आपको 3 प्रॉपर्टीज मिल चुकी हैं, ठीक है। प्रेशर कम, वोल्टेज ज्यादा, राइट। तो ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब थी, जिससे पता चल गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजाद हो चुका है, नेगेटिवली चार्ज आपका जो सब एटॉमिक पार्टिकल था, दैट इज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। बात करते हैं चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मास और चार्ज क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोगों ने लर्न, ऐसे बोलूंगी नहीं कि लर्न तुरंत कर लो, क्योंकि ये आपको अप्लाई करते करते लर्न होते हैं। तो चार्ज टू मास रेशियो E/m जो था, ये आपका दिया था बेसिकली जे थॉमसन ने ही, ठीक है। E/m वाला जो रेशियो था ये जे थॉमसन ने ही दिया था, 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, राइट। और फिर आपका चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया था R.K. मुलिकन ने, R.K. मुलिकन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये, ठीक है। और इसका जो चार्ज दिया था वो दिया था 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और अब जब हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई तो हुआ क्या, इन लोगों ने क्या किया कि जो आपका बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे निकाला, E/m रेशियो से। जब E की वैल्यू आपकी पुट करती हूं मैं यहाँ पे, E की वैल्यू देखो ऊपर क्या है आपकी 1.76 × 10⁸, 1.76 × 10⁸, राइट। और यहाँ पे E/m का जो रेशियो है, ठीक है। अच्छा वेट, चार्ज टू मास रेशियो नीचे आएगा, तो यहाँ पे मैं फटाफट से दोबारा से लिख देती हूँ
1.76 इंटू 10⁸ 8 और ऊपर से ये मिटा के यहाँ पे लिख दूंगी 1.602, ओके 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये कूलम पर ग्राम था। तो यहां से इसका पता चला 9.1 इंटू 10⁻31 कूलम। ऑब्वियसली ग्राम में आया होगा, बट इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 किया होगा, तभी ये किलोग्राम में चेंज हुआ होगा। ठीक, तो ग्राम से किलोग्राम कैसे करते हैं वो हम सबको पता है। ठीक, तो यहां से हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और ये किलोग्राम में ही एक्सप्रेस किया जाता है, इसको हमेशा याद रखना। और अब हमें ये पता चल गया कि आपका बेसिकली चार्ज टू मास रेशियो और उससे मास कैसे निकालते हैं, ये इस तरह से ही निकाला गया होगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, किलोग्राम। आई होप आप इसको निकालोगे और आंसर देखोगे कि आपका एक्चुअली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जब इसका आंसर निकालोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, लेकिन आपको इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आगे। ठीक, तो इस चीज का बात हो गई कि हमारा इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो गया भैया। अब आते हैं एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब पे। तो एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुआ कि ये जो आपका एक्सपेरिमेंट दिया था वो गोल्डस्टीन ने दिया था। ठीक है, तो गोल्डस्टीन भी काफी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने ही किया था, जिसमें इन्होंने बेसिकली प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन। ठीक है, तो अब क्या किया, सेटअप तो बिल्कुल जे थॉमसन वाला जैसा ही था, बस जहां कैथोड था वहां एनोड हो गया और जहां एनोड था वहां कैथोड हो गया। ठीक है, फिर से बोल देती हूँ, जहां कैथोड था वहां एनोड ले आए वो, और जहां एनोड था वहां कैथोड ले आए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स से जब बेसिकली ट्रांसफर किए इलेक्ट्रॉन्स, हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक, तो यहाँ पे एनोड की जगह कैथोड, कैथोड की जगह एनोड हो गया था। वैक्यूम पंप वैसा ही लगा दिया था, यानी प्रेशर बहुत कम कर दिया था, वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दिया था। तो हुआ क्या कि लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले हैं, मतलब अब पॉजिटिवली चार्ज, अब पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ गया है, अब कहां गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कुछ गया है। ठीक है, तो आपका एनोड से कैथोड की तरफ कुछ गया है, तो आपकी जो स्क्रीन थी पीछे, यहाँ पे रेड ग्लो दिखा। क्या दिखा, रेड ग्लो दिखा, और वो ग्लो दिखा कैथोड के पीछे। पिछले वाले में एनोड के पीछे दिखा था हमें ग्लो, तो हमने कैथोड रे नाम दे दिया था। इस बार कैथोड के पीछे दिख रहा है, तो हम इसका नाम देंगे एनोड रे। ठीक है, तो एनोड रे का डिस्कवरी इसी तरह से हुई जब उन्होंने किया डिस्कवर। तो इससे हमें पता चल गया कि एनोड जो है कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ कुछ जा रहा है, जिसका नाम एनोड रे दिया गया। और यहाँ पे भी वैसे ही एक्सपेरिमेंट किए गए, मेटालिक प्लेट लगाई गई, आपका हॉर्सशू मैग्नेट लगाया गया, और आपका बेसिकली बीच में ओपेक मटेरियल लगाया गया। तो पता तो चल गया कि एनोड रे आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एनोड रे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी। क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। फर्क तो यही आया। और दूसरा, ये पॉजिटिवली चार्ज का पता कैसे चला, जब यहाँ मेटालिक प्लेट लगा दी गई। मेटालिक प्लेट के लगाते ही ये जो रे है ये नेगेटिव की तरफ डेविएट हो गई, और नेगेटिव की तरफ डेविएट होने का मतलब क्या है कि ये जो रे है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। फिर हमें क्या पता चला, हॉर्सशू मैग्नेट, यानी ये आपके मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज का मेन पता लगना और इसका नाम प्रोटॉन होना, ये हमें चीजों का पता लग गया एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रही हूं, जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब थी उसी से एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बनाई गई। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये किया गया कि कैथोड की जगह एनोड लगा दिया गया और एनोड की जगह कैथोड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोटॉन इस्टेब्लिश हुआ, प्रोटॉन डिस्कवरी हुई। सब एटॉमिक पार्टिकल सेकंड आया, जो कि है प्रोटॉन, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब इसके चार्ज एंड मास ऑफ द प्रोटॉन की बात करते हैं। तो इसका जो प्रोटॉन का मास होता है वो पार्टिकल का बहुत कम होता है, बहुत कम माना जाता है। चार्ज इसका सेम जैसा इलेक्ट्रॉन का होता है वैसे ही इसका प्रोटॉन का भी होता है। चार्ज टू द मास रेशियो इनका कैसे निकाला गया, वही आपका E/m की वैल्यू ये थी, तो आपका वही फॉर्मूला E/m लगाया गया। E की वैल्यू, इनकी चार्ज की वैल्यू थी 1.602 इंटू 10⁻⁻19। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देती हूँ जिससे आपको विजिबल हो। ठीक है, तो यही चीज हुई। और उसके बाद अपॉन E/m का रेशियो यहाँ पे लिखा ही है 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम।
तो यहाँ पे कूलम कूलम कट गया होगा, ग्राम से आया होगा और यहाँ पे आपका ग्राम में ही दे रखा है, आप चाहो तो किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हो। तो चार्ज एंड मास रेशियो में आपका यहाँ पे पता चल गया कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है, सॉरी प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है पता लग चुका है हम लोगों को। तो ये बेसिकली आपका किसका एस्टेब्लिशमेंट था, प्रोटॉन का। अब आगे बढ़ते हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कुछ एक तरीके से ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके हैं। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। तो होता क्या है कि आपका एक एटम है, एटम में इनसाइड में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अराउंड आपके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऑर्बिट्स हालांकि हमें दिखते नहीं है, ये एक सोलर सिस्टम की तरह होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स घूम तो रहे हैं पर आपको ऑर्बिट्स इमेजिनरी होते हैं, ऑर्बिट्स हमारे बनाए हुए हैं इमेजिनरी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियस है एटम का, उसमें ये पता तो चल गया कि आपका जो एटम का मास है, यानी जो एटम जिस हिसाब का भारी है, वो पता तो चल गया कि जो एटम में आपका प्रेजेंट प्रोटॉन है, ठीक है, वो उसका ही मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम मास के होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर जाऊं आपके पास, क्या कहते हैं, दिखाऊं आपको, तो आप जाके देखना कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल है, यानी काउंट ही नहीं कर पाते हम लोग, इतना कम होता है, इतना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का कि उसको हम काउंट ही नहीं कर पाते। तो इतना तो पता चल गया कि प्रोटॉन से हमारे पूरे एटम का मास पता चल रहा है हमें। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, सिवाय हाइड्रोजन के, प्रोटॉन और हाइड्रोजन का मास इक्वल था। जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन था, हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन था वो हाइड्रोजन के बेसिकली, अगर मैं आपको बिल्कुल हटा लो सारी चीजें, अगर मैं हाइड्रोजन का मास बोलूं और प्रोटॉन, उसके प्रोटॉन का मास बोलूं, तो दोनों इक्वल थे, दोनों ही इक्वल थे सिवाय हाइड्रोजन के। बाकी जितने एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, उसमें आपका जो मास ऑफ एनी एलिमेंट, अगर मैं एलिमेंट ई से रिप्रेजेंट करूं, किसी भी एलिमेंट का मास जो था वो ज्यादा था प्रोटॉन के मास से। और सबसे बड़ी दिक्कत यही आई कि हमने कंसिडर तो कर लिया कि प्रोटॉन का जितना मास होगा वो एटम का पूरा मास है, ठीक है, लेकिन ये चीज हाइड्रोजन के अलावा किसी चीज में दिखने की नहीं थी, ठीक है, किसी चीज में नहीं दिख रही थी। तो यहां से क्या हुआ, रदरफोर्ड ने बोला कि आपका यहाँ पे कुछ और भी प्रेजेंट है जो आपके एटम का मास कंसिडर किया जा सकता है। तो रदरफोर्ड ने बोला कि यहाँ पे प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में एक चीज और है जिसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को बोला गया कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रल स्पीशीज है, यानी ना ही +1 चार्ज है ना ही -1 चार्ज है, न्यूट्रल स्पीशीज है ये, और यहाँ पे प्रोटॉन के साथ मौजूद है जो कि पूरे एटम का मास बता रही है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूं, आपके एटम का मास पहले कंसिडर किया गया कि प्रोटॉन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो उसको हम नेग्लिजिबल साइड पे लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या पता चला कि प्रोटॉन का जो मास है पूरे एटम के मास से इक्वल सिर्फ आपके हाइड्रोजन में होता है। आपके और एलिमेंट्स अगर मैं पीरियोडिक टेबल के देखूं तो उनके जो एटम का मास है वो प्रोटॉन के मास से बहुत ज्यादा है, कई ज्यादा है उसके प्रोटॉन के मास से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि रदरफोर्ड ने बता दिया कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल स्पीशीज है, जिसका जो चार्ज है वो न्यूट्रल है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पटाखे बहुत फूट रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन का तो हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि आपका आगे जो आपके चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, चैडविक नाम के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, हीलियम जो है वो आपके बेरिलियम के साथ बेसिकली रिएक्ट करवाया, एक तरह से बॉम्बार्डिंग कराई है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉम्बार्डिंग करते ही न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन हो गई। न्यूट्रॉन जो था वो हाइड्रोजन की तरह ही था जिसका मास 1 था, और इससे समझ आ गया कि यहाँ हाइड्रोजन जैसा कुछ है जिसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया ऑब्वियसली, कि जो प्रोटॉन के साथ मौजूद है और एटम का मास उन दोनों को
प्लस करके आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और पूरे एटम का मास यहाँ से डिसाइड किया गया कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन पे नहीं होगा। बच्चों मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल में काउंट होता है, ठीक है, कोई मास नहीं है उसका, बहुत कम है, बहुत हल्का है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो एक तो पहले रदरफोर्ड ने कंसिडर कर ही दिया था कि इसका न्यूट्रल स्पीशीज प्रोटॉन के साथ कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, तभी आपका एटम का मास आएगा। और चैडविक ने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, उसने बॉम्बार्डिंग की है बेरिलियम के साथ, हीलियम की, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के साथ। तो आपका जो एक हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज यानी न्यूट्रॉन फॉर्म हुई है जो हाइड्रोजन के मास की ही है, ठीक है, तो वो आपके न्यूट्रॉन कंसिडर किया गया, जिसको पूरा ही न्यूक्लियॉन्स बोला गया। मैंने ये न्यूक्लियस लिख दिया, न्यूक्लियॉन्स है ये, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं इसको रब करके यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स लिख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है। तो आया होगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हालांकि काफी फैक्ट्स आपकी बुक्स में नहीं लिखे हैं, ठीक है, काफी सारा रिसर्च करके बनाया गया है ये लेक्चर, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और ध्यान से लर्न करना। अब मैं आपको एक समरी बता रही हूँ जो आज हमने पढ़ा है, जो आपके काम आएगा। एक्चुअली ये चीजें तो याद करने की है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे हुआ, ये पता होना चाहिए चीजें, लेकिन एक्चुअल चीजें जो आपके अभी काम आने वाली है, हालांकि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी ये। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 into 10 to the power -28, प्रोटॉन का मास 1.672 into 10 to the power -24 ग्राम, एंड न्यूट्रॉन का मास है 1.675 into 10 to the power -24 ग्राम, ठीक है। अगर मैं AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में लूं तो ये इसका मास है, ये भी मास ही है लेकिन एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में है, ठीक है। तीनों के मास यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने ये समराइज कर दिया है सो दैट ये आपके काम आ जाए, और जो आपने समझा है वो तो हमेशा दिमाग में रहेगा ही, ठीक है। और आप, आई होप इस लेक्चर को बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। हाँ, और यहाँ पे मैंने आपके चार्जेस भी रिप्रेजेंट किए हैं, इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज, प्रोटॉन +1 चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, ठीक है, कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होता, लेकिन ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ प्रेजेंट होता है, जो कि पूरे एटम का मास बताता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी है, आगे हम काफी सारे मॉडल्स भी पढ़ने वाले हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो यहाँ पे ना क्या मतलब बेसिकली हम पास्ट की चीजें पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ फेलियर फेस किए गए और कहाँ कहाँ आज के दिन पे हम लोगों ने काफी सारी डिस्कवरी कर ली है, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।